3 महीने अगर लगातार मेहनत करते हैं तो आपको 100 नहीं 101% चांस होगा कि आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। आपका जनरल क्वालिफाई 90 होता है, आप क्वालिफाई करने को मत सोचो, क्योंकि 150 में आपका टारगेट होना चाहिए कि 130 प्लस हमें लेकर के आना है। और अगर हम लोग ऐसा करने में मेहनत किए तो ऐसा करने में हम लोग सफल होंगे। ठीक है, तो अब पूरे डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और तब तक नहीं रुकते हैं जब तक आपको अपने एग्जाम में बेहतर करके नहीं आते। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी हैं आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन सभी को दोस्तों को सुविधाएं मिल सकें जिनका कई बार में नहीं निकला है। आइए देखते हैं, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास मेहनत करके हम बुरे से बुरे वक्त को अच्छे में बदल सकते हैं। मेहनत करके बुरे से बुरे वक्त को हम अच्छे में बदल सकते हैं मेरे दोस्त। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि जैसे मैंने सुना है, बहुत हमारे दोस्त छात्राएं कई बार बताएं कि सर मेरा सीटेट नहीं निकल रहा है, सीटेट नहीं निकल रहा है। कभी किसी का 80 नंबर रहता है, 78 रहता है, मतलब 90 थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कारण क्या है, हमें जो पेडागोजी आती है सीटेट में तो वो 75 मार्क्स काफी अहम रखता है। अगर वो हमारे 75 मार्क्स पांचों सब्जेक्ट मिला करके आते हैं, अगर वो हमने अच्छे से कवर कर लिया तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई। और इसके लिए जो 30 मार्क्स सीडीपी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टोटली बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेटली इन द सीटेट। तो सीटीपी का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सीडीपी पढ़ने से हमको 30 में 30 तो क्लियर होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिस्ट है, मतलब जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, उनसे हर किसी में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो आप एक दिन में नहीं, अगर लगातार आप मेहनत कर रहे हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझेंगे और आपको समझ में भी आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका पहला, श्री गणेशाय नमः करते हैं और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज दिन है सोमवार, भगवान भोलेनाथ का, तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और इससे जैसे होता क्या है, जब कोई काम करते हैं तो अगर हम थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव सोच के अगर करते हैं तो वो कार्य और अच्छे तरीके से समझ में भी आता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव वे में सोचना है। और जो भी आपके आराध्य देव हो, जो भी हो, ठीक है, तो उसको आप नाम लेकर के स्टार्ट करिए। चलिए, होता क्या है, अब ये बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, यानी कि आपको सीडीपी और साइकोलॉजिस्ट, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपको यहाँ पे जो भी मैंने एक शब्द यूज किया था पेडागोजी का, वो 75 मार्क्स का आता है। और कितने में आता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 150 में। तो 150 में 75 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितना अहम है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई? सूचना, सूचना नहीं सूचना, क्या है? सूचना। मैं सही कर देता हूं और ध्यान देते रहिए आप लोग भी कि सही हमको टाइप करना है। ठीक है, सूचना के विश्लेषण के लिए, विश्लेषण नहीं है विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जहां पे कोई त्रुटि है मैं आपको बता दे रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना। आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा, चाहे क्वेश्चन 10 हो पाए, लेकिन जितना हो पाएंगे उसमें आप 100% झंडा गाड़ के आएंगे। संज्ञानात्मक विकास, एक बात आती, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने था? आपको यह बात ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने था मेरे दोस्त? तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, सबसे प्रसिद्ध और सबसे मतलब समझ लीजिए कि पूरे आधार हैं सीडीपी के, जीन पियाजे जी। तो जीन पियाजे जी ने दिया था पहली कंडीशन, और एक क्वेश्चन आपसे यहां तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये क्या है कि इन्होंने
जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं दी थी दोस्तों? 4 अवस्थाएं। ठीक है, तो एक बात को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 अवस्थाएं किसने दिया था? ये जीन पियाजे जी ने। अच्छा, कौन कौन सी दिया था? तो अब मैं सारा एक्सप्लेन यहां पे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन को लेके चलना है, लेकिन फिर भी 7वां अवस्था, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको औपचारिक, अनौपचारिक, ये लास्ट वाली है, और एक आपको एक और है इसमें, ठीक है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2, फिर 2 से 6, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, यानी 11 प्लस। तो वो जो 4 अवस्थाएं होती वो इन्होंने दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्या लाया जाता है? वर्णन करना लाया जाता है, पहचान करना लाया जाता है, अंतर करना लाया जाता है, या वर्गीकृत करना जाता है। आप लोग देख लीजिए, तब तक मैं देख लेता हूं कोई कमेंट वगैरह तो नहीं है। अगर है तो मैं देखता हूं और उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। आप लोग बताइएगा। चलिए, आप जो है इसका आंसर क्या होगा ये आप बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर करना, ठीक है, क्या करना? अंतर करना। तो अंतर करना यानी कि ये हम ऑप्शन बाकी कर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संज्ञानात्मक क्रिया के दी गई सूचना के विश्लेषण के आधार पर प्रयोग में लाई जाती है। अच्छा, अंतर किस चीज का? किस चीज का अंतर करेंगे आप? आइए इसको देखते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा था, जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी। तो भैया मेरे, आपको बताना होगा, जैसे 7 से 11 वर्ष की बात मैं करूं तो 7 से 11 इसका एक अंतर है कि 11 से जो 15, तो अंतर का मतलब यह है कि जो ये वाला जो बच्चा होगा वो लगभग 8 के आसपास क्लास में होगा, सॉरी 8 नहीं, इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, किस क्लास में हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा 6 क्लास के आसपास, क्योंकि 6, 5, 11, 5 से पहले एडमिशन फर्स्ट में नहीं होता है। तो आप यानी कि 6 में, और यहां पे हम जब बात करते हैं अनौपचारिक अवस्था में 7 से 11 में, तो इसमें क्या होता है? अंतर यह है कि ये बच्चा जो होगा वो लगभग सेकेंड या थर्ड में हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अंतर होता है, यानी कि अंतर करना जो है वो सूचना के विश्लेषण के लिए गई है, और इन्होंने दिया किसने था? जीन पियाजे जी ने दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चलें। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सी है, किसी भी सूचना में अंतर करना, वर्गीकृत करना, विभेद करना आदि संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर नंबर जो है वो आपका सी ही होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्या है आप ध्यान से पढ़िए और फिर इसका उत्तर दीजिए। क्या कहा गया है कि राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है, इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। मतलब जो राजेश है, देखो क्या करना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पहले सही तरीके से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो उसकी आधी समस्या तो हम ऐसे ही दूर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपसे राजेश के बारे में कहा गया कि भोजन करने के लिए अवकाश, परियोजना, ये सारी काम करता है। तो आपको बताना है कि शिक्षकों अथवा अभिभावकों, यहाँ पे कंडीशन दिया है किसकी? या तो टीचर की या तो अभिभावक यानी कि उसके घर के गार्जियन की। तो सर्वाधिक बेहतर रूप से क्या वर्णित किया गया ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, ठीक है, आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप का मतलब इंटरनल, खुद से मोटिवेशन होना कि मुझे ये काम करना है। बात समझ में आई? नेक्स्ट है तथ्य आधारित, मतलब कहा गया कि जैसे कुछ कोई पॉइंट ले लिया गया उस पर आधारित जो है शिक्षार्थी। अगला है शिक्षक अभिप्रेरित। शिक्षक अभिप्रेरित का मतलब मेरे दोस्त ये है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने कुछ छात्र बैठे हुए हैं, तो हमने ऐसी चीज बताई या ऐसा मोटिवेशन किया कि शिक्षा मतलब जो विद्यार्थी हैं हमारे, वो एकदम मोटिवेट हो गए कि सर ने जो कहा है वो मैं आज से ही करूंगा और लगातार करूंगा ताकि हम अपने काम में सफल हो सके। तो वो शिक्षक से मतलब अभिप्रेरित हो गया। फिर आकलन आधारित शिक्षा। आकलन आधारित शिक्षा का मतलब होता है मेरे दोस्त कि कोई चीज दी गई है, जैसे मैथ में है या आप साइकोलॉजी में ही है, तो उस पर आकलन करना कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आकलन करने का। तो ये चारों जो ऑप्शन थे वो चारों मैंने दोस्तों समझा दिया है।
अब आपको बताना है कि इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आपको दिखाना होगा। ठीक है, आप बता दीजिए कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सबसे बेहतर, सर्वाधिक बेहतर, मतलब सही तो सारे हैं लेकिन सर्वाधिक बेहतर की बात करा जाए तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, यानी कि अगर हम किसी को प्रेस कर रहे हैं, नहीं करना है करना है करना है, हो सकता है वो इरिटेट हो जाए, ना करे तो क्या कर लेंगे, नहीं कर सकते। हम आपको ऑन कैमरा स्क्रीन पे हम आपको समझा ही सकते हैं, आप करते हैं या नहीं करते हैं डिपेंड ऑन यू। आप क्या करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अगर आगे पढ़ना है, आपको 90 प्लस लाना है, 150 में 130 लाके आना है, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ हमारे मेहनत करने से आंसर नहीं मिलेगा, रिजल्ट मेरे मेहनत करने से नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो इसलिए आंतरिक अभिप्रेरित होना जरूरी है आपको, कि हाँ आपके माइंड में आया कि मुझे 130 प्लस लाना है तो मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। तो सबसे बेहतर इसमें ऑप्शन जो है वो आंतरिक अभिप्रेरित होगा। ये ऑप्शन 3 गलत हो जाएंगे, तो आंसर नंबर पहला होगा मेरे दोस्त। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। मैंने समझा तो सारे दिया था, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन सबसे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो आगे चले, आगे चलते हैं। आगे है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, राजेश आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी है क्योंकि ऐसे छात्र सामान्यतः स्वयं अपने कोर्स स्वयं ही अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्य प्रकरणों पर पुस्तकें भी पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। एक बात इन्हें ने कही है, क्या कही है, जिज्ञासु। ध्यान दीजिए, जिज्ञासु का मतलब क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर ये आ गया कि ये अगर हुआ तो कैसे हुआ, हाउ, अगर ये दिमाग में आ गया तो आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन यही है कि कैसे। जैसे बहुत सारे बच्चे तर्क करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा गलत है मेरे दोस्त, उसका मतलब ये है कि बच्चा जानना चाहता है कि ये हुआ कैसे, और ये बताना टीचर का फर्ज है, ना कि डांटना। ये भी ध्यान रखना है। तो जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं वो ज्यादा ज्ञान भी अर्जित करते हैं, वो प्रतिभाशाली भी होते हैं, ऐसा इसमें इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं। फिर ऐसे छात्रों को पढ़ने, किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों जो मैंने कहा था ना, इनको हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं ही कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी के लिए जो ये सीडीपी है, ये सभी हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो सीटेट पढ़ रहा हो ना पढ़ रहा हो, व्यक्तिगत जीवन पे इसको आधारित मतलब व्यक्तिगत जीवन में इसको उतारना होगा ताकि हम लोग बेहतर अच्छे आगे की जीवन जी सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में जरूर आया होगा। अगला क्या है, अगला है आपसे, अगला है यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे जाए, दी जाए, सॉरी दे जाए नहीं होगा, दी जाए होगा, दी जाए तो संतुष्ट हो जाते हैं जब उन्हें हतोत्साहित, एक बात ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना है, क्या, एक दो वर्ड होते हैं, एक हतोत्साहित होता है, एक प्रोत्साहित होता है। तो जो ये हतोत्साहित किया जाता है, तो ये मेरे दोस्त आपको क्या करना है, ये एक निगेटिव वर्ड है। और जो छात्र कहते हैं कि हम नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे दोस्त कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड के साथ, जैसे लास्ट में होता है जब पेपर एक दिन होता है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से हम लोग सीख जाएंगे। भैया मेरे एक दिन में अगर पढ़ने से सबके 90 प्लस आ जाते तो फिर जिंदगी में जो आपको 4 महीना 5 महीने से लगे हुए पढ़े हुए हैं वो ना करते। तो वो उन सबके भड़कावे में मत जाएं। अगर जो आपने 4 महीने 5 महीने 3 महीने टाइम दिया है, आफ्टर दैट आप लास्ट के मोमेंट पे रिवीजन के तौर पे आप पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड देखेंगे तो समझ में आएगा। आपने कभी नहीं पढ़ा है और एक दिन में आपको क्या लगता है कि निकल जाएगा, नहीं। अगर कोई कहता है तो इसका मतलब बेवकूफ बना रहा है आपको, और आप इतना समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ के लिए, इसलिए आपको कंटिन्यू मेहनत करिए। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड हम अभी से बता रहे हैं, लास्ट में रिवीजन करवाएंगे और 1-2 दिन पहले मैं मैराथन भी ले लूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो हतोत्साहित वर्ड जो है वो नेगेटिव है, तो वह व्यथित हो जाते हैं, वह ऐसा डैश कि उनकी अप्रेत के कारण करते हैं।
तो आपको ये जो डैश है उसमें ये भरना है कि क्या होगा, अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करते हैं, कक्षा के साथ संबंध होने या कक्षा में अव्यवस्था फैलाने। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। और आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा। यहां से एक तो अगला आ गया, यह बताया गया है यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाते। ये बात एकदम सही है। अगर बच्चों को स्वतंत्र रूप से बता दिया कि बेटा जो करना है करो, लेकिन जो करने का मतलब गलत तरीका भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सही तरीका क्या होगा कि इस जो मतलब कोई चीज बताया कि ये काम करना है, इस पे आधारित काम करना है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं मान लो साइकोलॉजी का टीचर हूं, ठीक है, हमने आपसे कहा कि आप बताओ भैया कि ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब इसमें आप बताओ कि सूर्य के नजदीक ग्रह कौन है, और आप लोग सर्च करिए इसमें। तो आप मतलब एक मैंने क्वेश्चन दिया, उसके लिए स्वतंत्रता आपको है कि आप जो बोलना चाहें वो बोलें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्वतंत्रता दे दी है, कोई कंडीशन नहीं दिया, भाई स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किस चीज की स्वतंत्रता है। भाई मेरे, आप क्लास कर रहे हो, आप घर में घूमने घर जाने की तो स्वतंत्रता नहीं मिल सकती ना, फिर आपको उतना टाइम देना होगा। इसलिए आपको एक कंडीशन यानी कि एक क्वेश्चन या कुछ ऐसा जिसपे बच्चे काम कर सकें, उस काम को सोचने विचारने की स्वतंत्रता होती है। ये नहीं है कि किसी चीज की स्वतंत्रता मिल जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि उन्हें हतोत्साहित किया जाता तो वे व्यथित हो जाते हैं, ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा करते हैं। उपेक्षा का मतलब होता है बुराई करना, ठीक है, उपेक्षा का मतलब क्या होता है, बुराई करना। तो आपको उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा, ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि आंसर नंबर आपका यहां से बी हो जाएगा। ये आपको मैंने समझा दिया था, लेकिन केवल वहां इसलिए दिखाया कि आपको भी समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ को, मानव बुद्धि की विकास एवं समझ को डैश के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। किसके योग्य बनाती है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में। निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब होता है जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। जो भी फैसला लेंगे, अगर लड़की गलत है तो हम उसको गलत बोलेंगे, अगर लड़का गलत है तो उसको गलत बोलेंगे। अगर बात यहां मान लो फैमिली की कर लें तो चाहे कोई भी हो, लेकिन निष्पक्ष का मतलब होता है कि किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जैसे आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा, पहले गांव में क्या होता था, गांव में क्या होता था, पंचायत हुआ करती थी। गांव में क्या हुआ करता था, पंचायत हुआ करती थी। और आज की तरीके से कोई भी फैसला गांव के बाहर नहीं जाता था, गांव के 5 लोग ही मिलकर पंचायत करते थे, जहां 5-6 लोग इकट्ठा होते थे, 10 लोग इकट्ठा होते थे, दोनों पक्षों की सुनी जाती थी, आफ्टर दैट फैसला लिया जाता था। तो वो जो है वो उनका काम क्या था, निष्पक्ष न्याय करना। उनका काम क्या था, निष्पक्ष न्याय करना। तो आपको भी बात ये समझनी होगी कि जो निष्पक्ष की बात किया गया है, यानी कि जैसे आज की बात अगर हम करें तो जैसे कोई भी मैटर फंसता है तो इंसान जो है कोर्ट जाता है, ठीक है, तो ये इस उम्मीद से जाता है कि जो जज साहब के सामने जो वो फैसला देंगे वो निष्पक्ष देंगे, जो सही है वो देंगे, चाहे किसी का नुकसान हो या फायदा। तो निष्पक्ष का हमें इस बात को ध्यान रखना है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे बताया है, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए जाए। आपको एक बात ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि शिक्षार्थियों संवेगों, संवेग का मतलब होता है कि जो वो कार्य कर रहे होते हैं, अब उन पे अगर नियंत्रण हम करेंगे तो भैया उनके शिक्षकों के विकास में योग्य नहीं बनाती है। अगर मैंने कह दिया कि तुमको यही काम करना है तो बच्चा बंध जाएगा, फिर वो अपने खुले माइंड से नहीं करेगा, और ये गलत है। और ये गलत है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही गलत कर दो, क्योंकि यहां बात जो की है वो बुद्धि एवं विकास के समझ यानी इसकी बात की है, और योग्य बनाती है। योग्य का मतलब अच्छा बनाती है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा बी जो है वो पहले ही गलत हुआ, नियंत्रण बनाए रखने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें आगे पढ़ने हैं।
विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। एक बात ध्यान रखिएगा, जो विविध वर्ड आया है, विविध का मतलब होता है मल्टीपल। बहुत ध्यान दीजिएगा, विभिन्न का मतलब होता है मल्टीपल, यानी ये जो वर्ड है ये अपने में पॉजिटिव वर्ड है और ये इसी से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के ध्यान रखेंगे। तो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, यानी जो ये बात कही है ये वाली अस्पष्ट, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ पॉजिटिव है। भाई अगर बच्चे को हम समझा रहे हैं तो जब उसको हम क्लियर बता देंगे कि भैया मान लो मैंने कहा ये 2 + 2 4 होता है और 3 प्लस सॉरी इसी को मैं समझाता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिमाग में आ ही गया है तो मैं इसी को समझा दे रहा हूं। तो और 2 × 2 = 4 होता है। अब बच्चा यहां कंफ्यूज हो गया भैया कि यहां पे हम प्लस भी कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है, तो हमें स्पष्ट है कि अगले वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अब यही क्वेश्चन आपको स्पष्ट करने की मैं बात बता रहा हूं। मैं दूसरा एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया आप देखिए, जैसे मैंने कहा भैया अब आप अगर आपको नहीं मतलब है तो आप बताओ 3 + 3 क्या होगा, आपने कहा 6 होगा। हमने कहा 3 × 3 क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अब तो ये इसका 9 होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल, ये ऐसा नंबर है जिसका सम और मल्टीपल सेम है, लेकिन सारे में ऐसा होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये स्पष्ट करना कि मल्टीपल में टाइम्स होता है और प्लस में केवल एक बार होता है। जैसे 3 + 3 यानी एक बार मैंने प्लस किया और टाइम्स का मतलब 3 बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस बात को ध्यान रखना, यानी स्पष्टता जो शब्द है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है शिक्षार्थियों को यह बताएं कि वह अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। मतलब ये भी सही है भाई, शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों को अगर हम बताएंगे कि बेटा कैसे करना है कि सुधार करना, लेकिन हमें क्या करना है मेरे दोस्त कि हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इन चारों में से ऑप्शन सबसे बेहतर कौन सा सही होगा ये बताना होगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने एक एक चीज का एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं। चलिए भैया आंसर दीजिए फटाक से। चलिए देखो मैंने क्या कहा था, यहां से बी वाला आंसर तो पहले ही गलत था। ठीक है, पहला निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास सही है, गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने क्या कहा था, यहां पे दो पॉजिटिव वर्ड आ गए कि विविध और अस्पष्टता, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, जो करेक्ट होगा मेरे दोस्त, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये आंसर सी हो जाएगा कि विविध शिक्षार्थियों के बारे में स्पष्टता। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपको। अब आप पढ़ लीजिए, आपसे कहा गया है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। अतः मानव बुद्धि व विकास के आधार पर ही एक शिक्षक किसी छात्र के बौद्धिक स्तर का आकलन कर सकता है। यानी कि अगर मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, जैसे ऑनलाइन में तो नहीं बता सकता कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में या स्लो है, लेकिन ऑफलाइन में पता चल जाता है। मैंने जैसे 2 क्वेश्चन पूछे या मैंने बताया आफ्टर दैट पूछा, तो ये बुद्धि का आकलन छात्र का शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। कब, जब आप ऑफलाइन में हो और उसके साथ साथ आपको विकास और किसके आधार पर बताया जा सकता है, ये वर्ड आपका है बुद्धि व विकास के आधार पर बताया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये हमसे क्या बोल रहा है। अगला आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़िए, आप ऑप्शन जरा पढ़िए, ताकि स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, अब आपको यह बताना होगा क्या है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास का बाधक है। देखो भैया बाधक कैसे हो सकता है, तो बाधक तो हम नहीं लगाएंगे, यानी कि यह आंसर तो वैसे गलत है। बाधक, बाधा वाली बात जो आती है ये आपका ध्यान रखना है, नेगेटिव कीवर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, तो बाधा नहीं। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, नहीं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं,
देखो शिक्षार्थी, देखो इसमें तो बिल्कुल नहीं, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते हैं। निश्चित तरीके का मतलब जैसे क्लास मान लो मैथ की चल रही है, ठीक है, उसके बाद हिंदी की आ गई, तो ये थोड़ी ना है कि हम एक निश्चित निश्चित एक कंडीशन दे दिएगा। मेन कुल मिला के ये है कि सीटेट में निश्चित यानी कि कंडीशन दे दी गई और कंडीशन यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन अब इसमें क्या ही बताएं भाई, 3 गलत सही गलत हो गए तो चौथा अपने आप से सही हो जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ने के बाद या पढ़ने में भी थोड़ा सा खेलने का समय मिल जाएगा तो उनकी बौद्धिक स्तर अपने आप से आगे बढ़ती रहेगी, और साथ साथ आपको क्या है कि आपको यह समझ में आएगा कि बच्चों को क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, बच्चे क्या चाहते हैं सच में, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हाँ, डी होगा। संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, विकास, एक वर्ड आया है विकास। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, तो आपको ध्यान रखना है यह कभी नहीं रुकती है, और यह तब रुकेगी जब आपका द एंड है। तो यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास को निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने से बालक सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक, बात ध्यान रखिएगा, भावना का विकास होता है, अतः बालक खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, यह बात एकदम सही है। आनुवंशिकता और वातावरण की जो भूमिका है के बारे में कौन सा सत्य है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। आगे चलते हैं। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। भैया तो ये तो गलत कर दो। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। अरे यार, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। आनुवंशिकता वातावरण दोनों एक साथ ही चलते हैं। बिना आप वातावरण के आनुवंशिकता के आधार पर आप कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ आपको वातावरण मिल जाए और आनुवंशिकता सही नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी गलत है। और आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में मैंने आपको इसलिए पिछले क्लास में मैंने बताया था, ट्विंस, दो बच्चे, एक ने गरीब परिवार को ले लिया था और एक अमीर परिवार को ले लिया था, अमीर परिवार ने ले लिया था, तो उसका इफेक्ट भैया पड़ेगा। अब उसके माँ बाप या उनके अभिभावक कह सकते हैं, इंग्लिश में फर्राटेदार बोलते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है बच्चा और एक गरीब घर में प्राथमिक विद्यालय में जा रहा है, तो अंतर तो होगा ना। भले एक माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन इसमें आपको डिफरेंस बिल्कुल होगा। तो आप इसमें कहा है नहीं, तो इसलिए हम गलत कर दिए। ठीक है, ये गलत होगा, हमने नहीं कर दिया, ये साइकोलॉजिस्ट हमारे कहते हैं, उसके अनुसार गलत होगा। अगला क्या है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो सहज रुझान वातावरण से संबंधित है। सहज का मतलब होता है कि थोड़ा आसानी से, तो ऐसा नहीं कह सकते मेरे दोस्त, क्योंकि आपका आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा पहला, और पहला क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। अगर ऐसा मिलता है उस बच्चे को, तो वो बच्चा जरूर अच्छा और काबिल यानी कि बहुत योग्य होगा, जिसका मतलब विकास, बुद्धि, प्रतिभाशाली और उसकी जो शैक्षिक अवस्थाएं होंगी वो बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, जैसे एक बच्चा मिडिल फैमिली का भी है, लेकिन उसने आनुवंशिकता यानी कि माता पिता, आनुवंशिकता मतलब ये भी ध्यान रखना है कि माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं है, यानी जो माँ बाप से गुण मिलते हैं तो उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो ये भी समझने वाली बात होगी। ठीक है, तो अगर वो मिडिल फैमिली अच्छे क्वालिफाइड है, धन नहीं है, धन एक सेकेंडरी होता है, अगर उसके पास अच्छे पढ़ी क्वालिफिकेशन है तो वो अपने बच्चे को
बहुत ही अपने पास भले ना रह जाए, लेकिन बच्चों को वो कोशिश करेंगे कि हाँ मैं बेहतर शिक्षा दूं, ठीक है, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अनुमानसिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% मतलब 50-50 का योगदान होता है, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका पहला हो जाएगा। चलिए हम इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसमें है बच्चे के बी ऑप्शन दिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन में इन्होंने एक बात बोली है कि ऑप्शन तो सही था लेकिन वहां पे नहीं था, ऑप्शन में नहीं था, और इसमें एक्सप्लेन किया है कि समवयस्कों और पितृ के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता होती है, और यहां पे जो बोला था ऑप्शन में वो कहा है कि नहीं होती थी, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। और हाँ देखो, अनुमानसिकता और अरे यार, अनुमानसिकता और वातावरण, हाँ नहीं सेकंड ऑप्शन उसने बोला है ना, बी बोला है। आइए देखते हैं, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान एकात्मक नहीं होता है। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में योगात्मक नहीं होता है, समवयस्कों और पितृक। अच्छा एक बात ध्यान रखना है कि समवयस्क का मतलब है कि समवयस्क भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, इस बिहाफ पे इन्होंने सही किया है इसको। समवयस्क का मतलब ये है कि जैसे छात्र पढ़ रहा है और छात्र के पास में मान लो कोई और बच्चे मतलब गार्जियन ही कोई किसी और का बैठा, तो उस गार्जियन का प्रभाव, ध्यान रखिएगा क्यों इसको सही किया ये मैं बता रहा हूं, गार्जियन का उस गार्जियन का प्रभाव इस बच्चे पर कुछ नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? जो अगला किसी और, जैसे मान लो आप देखते हैं इस पे हमने क्यों इसका सही, मान लो एक ये चुन्नू है, ठीक है, इसके बड़े बड़े बाल हैं, ठीक, ये मान लो, मैं मेरा फिगर बनाओ देखोगे तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, ये मान लो पिंकी है, ठीक है, ये मान लो कुछ करके है ABCD, मैं फिगर नहीं बना पाऊंगा। आपको क्या करना है, ये मान लो रानू है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है कि जैसे इसके जो माँ बाप हैं, इसके जो माँ बाप हैं, तो इसके इनके माँ बाप का इससे क्या लेना देना है, इनसे नहीं लेना देना है ना, तो इस पर इस बच्चे इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए कहा गया समवयस्कों और पितृक, पितृक का मतलब जो थे जो पूर्वज निकल गए, ठीक है, तो उनका इन पर योगात्मक नहीं होता है, तो इसका इस पर थोड़ी पड़ेगा, ये निगेटिव वर्ड ऑलरेडी है और यहां पे निगेटिव कहा गया है, इसलिए इन्होंने समझ सही बोला है। लेकिन अगर कहा जाए तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो आपको अनुमानसिकता और वातावरण दोनों में एक बच्चे के विकास में योगदान होता है। ये भी बताता हूं कि इसने पहले को गलत क्यों माना है, पहले को गलत माना क्यों है, क्योंकि यहां कंडीशन एक ये दे दिया कि 50-50%, तो मतलब दोनों का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 50-50% ही हो, इसलिए इन्होंने कहा हो सकता है भाई अनुमानसिकता से 60% ग्रोथ कर लिया और वातावरण से 40% ग्रोथ कर लिया, तो भी आपका 100% बना लेगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है। जैसे मान लो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक रिक्शा चालक का लड़का है, जैसे आपने देखा होगा कि रिक्शा चालक का लड़का IAS अधिकारी बन गया, कैसे बन गया, वो क्या रिक्शा चला के, वो भी रिक्शा चलाकर अधिकारी बना है? नहीं मेरे दोस्त, अगर ऐसा भी कोई कहता है तो गलत है, ऐसा भी कोई कहता है तो गलत है। कैसे बना वो अधिकारी? वो ऐसे बना मेरे दोस्त क्योंकि उनके पिताजी रिक्शा चालक थे, क्या थे, उनके पिताजी थे, लेकिन पिताजी ने क्या किया कि मेरा बच्चा अच्छा कर सके, उन्होंने दिन रात मेहनत की उसके बाद इस बच्चे को, ये मान लो ये एक बच्चा है, ठीक है, बहुत नॉर्मल बच्चा है, अब ये क्या किया इन्होंने, क्या किया, इनको पैसे व्यवस्था किया, पैसे की व्यवस्था किया, इनमें लगन थी, इसमें क्या थी, लगन थी। क्या लगन थी? लगन का मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, साइकोलॉजी का पार्ट है और ये लाइफ का पार्ट है, हम लोग बहुत अच्छी चीज यहां से सीखेंगे। क्या है कि यहां पर इसके अंदर लगन थी, यानी मेहनत करने की मतलब भावना थी। इन्होंने क्या सोचा कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, मेरे पिताजी मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्या किया, कॉन्वेंट में डाल दिया, कॉन्वेंट में डाल दिया। बच्चे से क्या बोला, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, जो लगेगा, जो भी पैसा लगेगा मैं एक एक पैसा पाई पाई करके दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है। आप, मैं गरीब हूं, आप उस तरीके से ना रहो, इसलिए जितनी हो सके मेहनत करो और अपने मतलब बेहतर भविष्य बनाओ। तो क्या, जब ये कॉन्वेंट में आया, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब ये कॉन्वेंट में आया तो इसको माहौल कहां का मिला, यानी इसको वातावरण कहां का मिला, वातावरण इसको मिला मेरे दोस्तों, ये मिला कॉन्वेंट का, यानी कि वहां पे मिला, वहां के बच्चों के साथ मिला जो बहुत बेहतर तरीके से, तो उसका जो वातावरण था वो चेंज हो जाएगा। तो आप यहां बताओ कि, यहां बताओ क्या 50-50% है रेशियो? नहीं है, यानी कि यहां लगभग ये वातावरण से 80% मिल रहा है और इससे 20% मिल रहा है, तब जाकर के ये सिलेक्शन हो रहा है। तो इस बिहाफ पर इन्होंने बी को ऑप्शन चुना होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो ये कंडीशन 50-50% के दे दिया, इस पे मैंने एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो आंसर नंबर बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, अगला चलते हैं। समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो आपको यह बताना है समाजीकरण, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, तो इसमें आप इसका क्या लगाएंगे? आइए देख लेते हैं। डी ही होगा, व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। अर्थात समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार परिचित कराया जाता है। ठीक है, आगे चले। यानी कि इसका आंसर, ऑप्शन में टिक कर दे रहा हूं, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, अनुकूलन। और अनुकूलन का मतलब समझ ही रहे हो कि उस जो चीज बताया जा रहा है उसको अपने अंदर एडॉप्ट कर लेना। ठीक है, तो ये आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, पढ़िएगा जरा आप लोग और एक्सप्लेन करिएगा, तब तक थोड़ा समय जल ग्रहण कर लेता हूं और इसका आंसर आप ले लीजिए, पढ़िए जरा। चलिए अगला पढ़िए आप। एक पीटी शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण की को सुधारना चाहता है। मतलब एक जो पीटी शिक्षक है वो क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के, मतलब जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उनके क्षेत्र रक्षण में सुधार करना चाहता है। जैसे मतलब कम खेलना आता है, बैटिंग करना कम आता है, बॉलिंग करना कम आता है, तो उसको प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपके मतलब तरीके में या आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो कह रहा है कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगा? तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा बेहतर होगा। आप बताइए। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ठीक है, अगर शिक्षार्थियों को हम अधिक अभ्यास करवाएंगे तो वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन आगे भी पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अच्छा ठीक, तो भी हो सकता है, लेकिन उससे इसको लक्ष्य प्राप्त सर्वाधिक थोड़ी कर लेगा बताने से सिर्फ, लेकिन आगे पढ़ना पड़ेगा। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। काम करना है, स्पष्ट नहीं करना है। काम करके हम सीख सकते हैं, बताने से थोड़ी सीख सकते हैं, लेकिन पढ़ना आगे भी है। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन करना। आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन पहला सही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगर क्षेत्र रक्षण में, और बात यहां क्षेत्र रक्षण की ही बात की है, तो अगर हम अधिक अभ्यास करवाएंगे तो हो सकता है वो बेहतर कर सके। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इस टाइम आईपीएल मैच चल रहा है, तो जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो वो खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, और जो बहुत दिनों से बैठे हुए हैं
वो उतना पहले मैच में आए तो उतना नहीं अच्छा कर पाते। तो रीजन क्या होता है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, जब जैसे भारत का किसी और के साथ मैच होता है तो पहले टीम पहुंच जाती है उस मैदान पर और एक दिन पहले प्रैक्टिस करती है, या कोई और भी कंट्री का है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है, कहीं और कंट्री का, वो भी पहले प्रैक्टिस करते हैं। रीजन क्या होता है कि अगर आपको प्रैक्टिस करते हैं तो आप पहली बार उस पिच के बारे में जान जाएंगे कि भाई उछाल ज्यादा है बॉल में कि नहीं उछाल ज्यादा है। तो अगर हम वहां पहले प्रैक्टिस करेंगे तो उस क्षेत्र रक्षण के बारे में सीख लेंगे। तो मेरे हिसाब से बेहतर आंसर ये होगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं, आफ्टर दैट टिक करते हैं। बाकी ऑप्शन तो इसमें सारे सही होते हैं, दो और सही हैं, लेकिन बेहतर कौन लगा, मुझे पहला लगा। हम इसमें ऑप्शन भी देखते हैं, उसके बाद टिक करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या सही होना चाहिए था। यही सही है, ठीक है, यही सही है। कहा गया है एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को अधिक अभ्यास कराए, बाद में उनका परीक्षण भी ले। बाद में परीक्षण का मतलब क्या है कि जैसे मान लो, मैंने अभी बताया, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि मान लो कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन पहले का मतलब जैसे ये आज हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे आज मान लो मैंने ये 10 तारीख है, ये 11 है और ये 12 है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको 12 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, बहुत ध्यान समझिएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। हमने क्या किया, हमारे खिलाड़ी खेलने में के लिए 11 खेलते हैं, लेकिन टीम लगभग 20-22 की होती है, उन्हीं में प्रैक्टिस की जाती है। तो प्रैक्टिस क्या किया कि हम लोगों ने 10 को प्रैक्टिस किया, क्या किया, 10 को प्रैक्टिस किया। अब उसके बाद जो यहां कहा गया है कि दौरान क्या करना है कि अधिक अभ्यास करना है तथा बाद में उनका परीक्षण भी ले। तो परीक्षण का मतलब हमने 11 को 2 टीमों में खिला दिया। अब आपको क्या होगा, उसके बाद कहा गया है कि अब ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी रह गई हो तो परीक्षण का पता चल जाए। यानी कि अगर हम जैसे परसों 11 को मैच है, तो अगर हम अच्छा खेल पाए या हम विकेट ले पाए तो हम बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसका परीक्षण ले, ताकि अगले दिन और बेहतर कर सके। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में जरूर आई होगी। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो मैंने आपको समझाया था। तो आंसर नंबर आपका पहला, यानी कि जो बताया था वो आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब कहा गया है, कंडीशन दिया है वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना होगा तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण और संक्रियाकरण। तो आपको बताना होगा कि इन सब में से कौन सा बेहतर आंसर सही होगा। आप बताइए, चलिए आंसर आप लोग दीजिए ताकि आपको भी कुछ समझ में आए। आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा बेहतर तरीके से आंसर सही होगा। तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण और संग्रह। निर्माण करना तो यहां पे नहीं होगा, जो आत्मसात है यह आंसर आपका सही हो जाएगा। आत्मसात का मतलब होता है कि पहली बात, ये जो दिया था वो किसने दिया था, वाइगॉत्स्की जी ने दिया था। आत्मसात की भावना, पहली बात। दूसरी बात होता है कि जैसे आपने जो कुछ बताया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपने अपने अंदर मतलब एडॉप्ट कर लिया, अपने पास रख लिया, तो उसमें आत्मसात की भावना की मतलब जो आपने किया वो मैंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सही है, इस तरीके से इस ज्ञान को मतलब आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आइए मैं एक्सप्लेनेशन भी देख लेता हूं जरा। ये है आपका, हाँ बी होगा। वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को
करेंगे और अपने तरीके से स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे तो यह प्रक्रिया आत्मसात के अंतर्गत आती है। देखना, आत्मसात के अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वह अपने पूर्वानुभव से उसे संबंध करता है या परिमार्जित करता है। एक बात थोड़ा सा यहां टाइम और लूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं समझ लिया तो आपके लिए आगे के लिए समस्या हो जाएगी। क्या? जैसे ये कहा है आत्मसात करना, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन बच्चे को लेकर के भी यहां जो है वो बता देता है, जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वह अपने पूर्वानुभव से उसे संबंध करता है और परिमार्जित करता है। आत्मसात का मतलब, जैसे आपने कहा बच्चा, जैसे बच्चे को ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल सीख लिया, ठीक है, बच्चे को यह ज्ञान हो गया, ये इसको पहले से पता था, बच्चे को ये पहले से पता था। इसका मतलब मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि बच्चे को कोई नया अनुभव, यानी कि अभी एक मिनट, पूर्वानुभव, पूर्वानुभव का मतलब होता है पहले से ज्ञान, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले से ज्ञान, ठीक है। तो ये बच्चे को पहले से पता है कि ए फॉर एप्पल होता है। कहा गया है जब बच्चे को कोई नया अनुभव है, बच्चे को कोई नया अनुभव है, तो आप बताइए, जैसे ए फॉर एप्पल पता था और बी फॉर बॉल पता था। अब आपने कहा भैया बी का मतलब बॉल भी होता है और बी का मतलब बॉय भी होता है। अब उस बच्चे को, छोटा बच्चा बी का मतलब बॉल जानता था, अब बी का मतलब बॉय भी जान गया, ठीक है। तो उसको मतलब जो पहले से ज्ञान था उसके साथ साथ नया ज्ञान अर्जित करना, ये आत्मसात कहलाता है, ऐसा वाइगोत्स्की जी ने कहा था, ठीक है। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो एक बार मैं और एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा गया कि अनार, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे? आ से, छोटा आ से अनार, ठीक है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आ से अनार, ठीक है। फिर ये बच्चे को मान लो पहले से क्या था, ज्ञान था, जैसे होता है ना कविता के रूप में होता है, अनार के दाने लाल लाल, आम खाते बिट्ठू लाल, ऐसे करके। तो आ से अनार, बच्चे को आपने कहा बेटा आ से अनार होता है, लेकिन आ से अमरूद भी होता है। क्या होता है? आ से अमरूद भी होता है। तो जब आ से अमरूद भी होता तो इसको, ये बच्चे को पता था नहीं, लेकिन बाद में पता हो गया, इसका मतलब नया अनुभव मिल गया। और जब नया अनुभव मिल गया तो ये आत्मसात कहलाता है, नया अनुभव। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि अब समझ में जरूर आई होगी। मेरे से जो हो सकता है मैं प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। अब मैं आगे चलता हूं। आगे है अगला, अगला कह रहा है सीता ने हाथ से दाल और चावल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज का पीओआईक्यू जो है वो मैं थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन करके चलूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चाहे 10 क्वेश्चन हो, 11 क्वेश्चन हो, लेकिन आपके लिए भविष्य के लिए बेहतर होंगे। एक से देखो, एक क्वेश्चन से होता क्या है, एक क्वेश्चन से आंसर नहीं मिलते हैं, एक से जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें कई आंसर आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको हो सकता है मतलब सीटेट में मिल जाए एग्जाम में। तो हमको एक कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ हमको सिर्फ उसके एक्सप्लेन भी करना है कहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। आइए देखते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। मतलब यहां सीता का मतलब कोई बड़ी लड़की नहीं है, कोई एक बच्ची है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सीता एक बच्ची है, वो हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जैसे होता है ना छोटा बच्चे शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर युवावस्था, किशोरावस्था में जाते हैं, तो छोटी बच्ची वो हाथ से खाना खाना सीख लिया है, ठीक। अब क्या कह रहा है, जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा, ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था, एक बार बताया था कि स्कीमा और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, नैतिक विकास, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो आज ये स्कीमा आएगा, तो स्कीमा के बारे में मैं समझाऊंगा आपको, एक एक चीज किसने दिया था, क्या होता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, घबराइएगा नहीं। तो ये कह रही है कि वह दाल चावल खाना खाने लगती है, यानी कि पहले सीख लिया, फिर उसने दाल चावल दिया गया तो उसने मिलाया और मिला के खाने लगी। इसका मतलब उसको दाल चावल खाना मतलब सीख गई है और खाने भी लगती है। पहले क्या होता है, बच्चों को माँ खिलाती है कि बेटा खा लो, फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है
तो बच्चा खुद से कहता है कि मम्मी खाना दे दो, है ना, कहता है, तो आपको क्या होगा, खाने लगी। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया। अब कह रहा है अंगीकार, अरे रुको यार क्या हो गया, अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित जीन और समुचितता। अब आपको बताना है, आइए इसकी एक्सप्लेनेशन पे हम दिखाते हैं। अच्छा, मैंने कहा था एक्सप्लेन करूंगा किसने दिया था, तो जो स्कीमा वर्ड है, स्कीमा वर्ड जिसने बात की है, तो स्कीमा वर्ड की जो बात की है वो हमारे जीन पियाजे जी ने की है। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्कीमा वर्ड जो है किसने दिया था, ये क्वेश्चन सीटेड में आया हुआ है, तो स्कीमा जो है वो किसने दिया था, जीन पियाजे जी ने दिया था। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, अगर कहीं गलती हो जाएगा तो माफ करना, मैं उसको भी सुधार कर लूंगा, लेकिन कोशिश है कि हाँ एक भी गलती हो ना। ठीक है, फिलहाल सही है, ये कहने का मतलब ये नहीं कि गलत होगा, इसने दिया था। आइए हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आया। ये कहा है स्कीमा सी, इस मानसिक संरचना से जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्यात करने हेतु विद्यमान होती है। ये स्कीमा दो प्रकार की होती है, एक इसके मतलब दो टाइप होते हैं, एक होती है साधारण, एक क्या होती है, साधारण स्कीमा होती है, एक होती है जटिल। सीता ने हाथ से बाल और अरे भैया दाल चावल है भैया, बाल चावल नहीं है, दाल चावल, दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को अनुकूलित कर लिया है, अतः यह एक स्कीमा का उदाहरण है। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक बात ध्यान रखना है कि समायोजित ये आपको अनुकूलित, यानी कि आपको क्या करना है कि स्कीमा में अपने दाल चावल को अनुकूलित कर लिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात आपसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि स्कीमा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा, जीन पियाजे जी ने दिया था। इसकी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक साधारण एक जटिल, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा होता है स्कीमा का मतलब अनुकूलित करना, मतलब सीख लेना। पहले बच्चे ने माँ ने बच्चे को खिलाया, बताया ये दाल है चावल है, फिर बच्चा अनुकूल कर लिया, अपने अंदर अनुकूलन कर लिया कि मतलब ये समझ गई कि हमको ऐसे अपने स्कीमा में, यानी कि हमको खाना चाहिए तो दाल चावल खाने लगे। ठीक है, बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग की त्रितंत्र सिद्धांत को से संबोधित किया गया है। तो आपको यहां से एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि त्रितंत्र, एक मिनट, त्रितंत्र नहीं त्रिरत्न होना चाहिए था। एक मिनट में इसका एक्सप्लेनेशन दे देखता हूं, नहीं तो उसमें भी नहीं होगा तो फिर मुझे और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन मुझे सही नहीं लग रहा है। त्रितंत्र, एक मिनट वेट कर लीजिए। त्रितंत्र ही है, चलिए ठीक है। त्रितंत्र का मतलब तीन, यानी स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया। तो आपको क्या करना है, आप यहां से कहेंगे कि जैसे त्रितंत्र का सिद्धांत आ गया, त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्टेनबर्ग ने दिया था। मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखिए, स्टेनबर्ग ने दिया था। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो त्रितंत्र का सिद्धांत स्टेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, स्टेनबर्ग ने दिया था। इसके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित करता है, यही बुद्धि है। त्रितंत्र सिद्धांत तीन उप सिद्धांत है, मतलब इसके जो होते हैं
तीन उप सिद्धांत होते हैं, तीन उप सिद्धांत होते हैं, तीन उप सिद्धांत होते हैं। ठीक है, अब कहा गया है संदर्भात्मक उप सिद्धांत। पहला है संदर्भात्मक, दूसरा है अनुभव जन्य और तीसरा है घटक उप सिद्धांत। तो ये आपको अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका मैं ऑप्शन भी बता दिया हूं, समझा दिया हूं। अगला इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी सामाजिक के अतिरिक्त। मतलब आप जो तीन आपसे कहा गया त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया है, तो त्रितंत्र सिद्धांत से आपको क्या करना है कि एक आपका त्रितंत्र के, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, त्रितंत्र के तीन उप सिद्धांत, तीन उप सिद्धांत होते हैं, तीन उप सिद्धांत होते हैं। एक होता है संदर्भात्मक, दूसरा होता है अवयवभूत, और तीसरा होता है आनुभाविक। ठीक है, तो जो सामाजिक होगा वो नहीं होगा, तो हमको यही बताना था कि इसके क्या अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा क्या होगा। तो इसके अलावा जो है आपका संदर्भ सामाजिक हो जाएगा, यानी ये तीनों होते हैं। ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये तीनों क्या होते हैं, ये बी सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। आपको मैंने बताया था हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत था। गार्डनर साहब ने क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो आप चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे आपसे, आपको जैसा जैसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर आपसे आ जाए कि किसने दिया था मेरे दोस्त, तो आप बताएंगे हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये तो आंसर यहां से चल गया। अब आपसे कह रहा है कि शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं और प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा बेहतर होगा, इन चारों में से कौन सा सही होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप चलिए देख लेते हैं कि बेहतर कौन सा होगा। मैंने इसको एक्सप्लेन आपसे कर दिया है और आपसे ये कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इसके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकती है। तो आपको मैंने एक्सप्लेन तो पहले भी कर दिया था, लेकिन आपको ऑप्शन का टिक करना है, वो मैं बता दे रहा हूं। आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी कि हम प्रत्येक की बात करते हैं, जो प्रत्येक की बात करते हैं वो अपने आप में, अपने, बहुत ध्यान से समझिएगा, अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है भाई सभी बच्चों के लिए। अगर हर एक बच्चा कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि सबकी बात कर रहा है और ये आपका सही है ना। और बुद्धि सबकी अलग क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ये भी ध्यान रखना है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और देख लेते हैं, क्योंकि अगली क्लास भी है तो इतना टाइम लग रहा है, लग जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि हम लोग कुछ और बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, अगला है, पहले क्वेश्चन तो बोले, ये अगला है था फा चा, था फा चा ध्वनियां हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले लेक्चर में मैंने स्वनिम और रूपिम, ये ध्वनियां होती हैं, इनको मैंने बताया था इसके बारे में। तो ये जो लेखिम और शाब्दिम ये तो होगा नहीं। था पा चा जो ध्वनियां हैं वो है कौन सी, स्वनिम है या रूपिम है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा लेटर स्टार्ट कहां से होता है, था से ही स्टार्ट होता है ना।
भाई मतलब का, प, ना, ये क्या है, एक स्टार्टिंग एक अक्षर से होती है, तो ये जो ध्वनियां हैं वो स्वनिम है। कौन सी है? स्वनिम है। तो इसलिए आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक्सप्लेन भी देख लेता हूं। ये आपका हो जाएगा, दो प्रकार की होती है, यही होगा, हिंदी स्वनिम दो स्तर होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो तो आपका स्वनिम सही है। आपके बाद स्वनिम को जो दो प्रकार की होती है, कौन सी? एक कथ्य होता है, एक अभिव्यक्ति होता है। कथ्य पक्ष भाषा का लक्ष्य होता है, तथा अभिव्यक्ति पक्ष कथ्य को कहने का साधन मात्र है। यानी कि जो कथ्य होता है वो एक भाषा का लक्ष्य है। कथ्य जो है वो क्या है? एक भाषा का लक्ष्य है। और जो अभिव्यक्ति वाला है वो क्या नाम है, कथ्य को कहने का साधन मात्र है। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बात को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो अब कह रहा है अभिव्यक्ति में दो मूलभूत इकाइयां होती हैं, एक होती है स्वनिम और एक होती है रूपिम। यही बात होती है, जो अभिव्यक्ति होती है उसमें दो होती है, एक स्वनिम एक रूपिम। इन दो स्वनिम अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत इकाई है, अतः था पाचा जो ध्वनियां है वो हो जाएंगे। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज मैं यहीं तक रखता हूं, बाकी अगली क्लास, यहां आपका 12 नंबर क्वेश्चन हुआ है तो मैं देख लेता हूं, जहां पे हुआ है इसी के आगे, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन हुआ है, तो इसके आगे मैं कल क्लास लूंगा। ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, लगता है कि मैंने थोड़ी भी मेहनत की है, तो आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।